हम लोगों ने 60 क्वेश्चन तक कर लिए थे और ये 61 है। इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, द सर्विस एरिया अप्रोच वाज इम्प्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ, यानी जो सेवा क्षेत्र उपागम है वो किसके कार्य क्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया है, यानी किसके अंडर कार्य करता है। तो ये क्वेश्चन है। और अब देखिए कि पहला इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें क्वेश्चंस, क्योंकि सर्विस एरिया अप्रोच, सर्विस एरिया जो अप्रोच है वो एक कार्यक्रम है, ठीक है, एक कार्यक्रम है सर्विस एरिया अप्रोच। तो पूछा गया है किसके अंडर में वो किया गया है, तो ये बात है सर्विस की। तो सर्विस का मतलब है टर्सरी सेक्टर। तो टर्सरी सेक्टर का मतलब है इसमें एग्रीकल्चर या रूरल एरिया से तो नहीं होगा, है ना, एग्रीकल्चर या फिर रूरल एरिया से ये नहीं होगा, क्योंकि नाम में ही दिया हुआ है सेवा क्षेत्र। तो आप देखो पहला इसमें है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, तो यहाँ पर भी रूरल डेवलपमेंट है ना, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि बात है सर्विस सेक्टर की। दूसरा है लीड बैंक, ठीक है, अगर हम लीड बैंक की बात करेंगे तो लीड बैंक स्कीम, उसके बाद है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, तो इसका ये भी नहीं होगा क्योंकि ये रूरल भी है। तो नेशनल डेवलपमेंट मिशन, तो बताएं इसमें कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा आंसर सही है, बी या डी? सर बी। डी सर, बी सही है ना, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। तो ये सर्विस का मतलब यही है, तो डी इसका राइट आंसर है। सर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड नहीं आएगा डी? सर ये स्किल से मुतलिक है ना? हाँ तो स्किल है ना इसमें, नेशनल स्किल है सर डेवलप वो सेकेंडरी में आता है, कौन सा? सेकेंडरी सेक्टर में जो इंडस्ट्री रिलेटेड होता है। हाँ तो वो सेकेंडरी में, स्किल तो सर्विस भी हो सकता है ना, स्किल का मतलब सर्विस भी हो सकता है, स्किल सर्विस भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। इनको बस समझना है, ऐसे नहीं खाली आंसर देख लिया हो गया। With the reference of to the management of minor minerals in India, consider the following statement. तो माइनर मिनरल्स की बात हो रही है, यानी जो गौड़ खनिज हैं, माइनर मिनरल हैं। तो माइनर मिनरल का मतलब पता है क्या होता है कि ऐसे एक तो मिनरल वो होता है जो हमें क्लियर समझ में आता है, लाइक आयरन, बॉक्साइट, कॉपर, सिल्वर, ये सब मिनरल्स हैं, तो ये खनिज हैं। दूसरा माइनर मिनरल्स का मतलब होता है वो मिनरल हैं जो हम लोग डेली में यूज करते हैं, जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट भी एक मिनरल है लेकिन वो माइनर मिनरल है। सैंड है, रेत है, वो भी एक मिनरल है। तो पूछे तो इसमें कहा गया है सैंड इज ए माइनर मिनरल अकॉर्डिंग द प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री, ठीक है। तो इस देश में विद्यमान विधि के अनुसार रेत एक गौड़ खनिज है, तो बिल्कुल सही है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेत पूछा, स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीज ऑफ द माइनर मिनरल्स, what the power regarding the formation of rule related to the grant minor minerals with the central government, ठीक है। इसमें पूछा गया है गौड़ खनिजों के खनन के पट्टे प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है, किंतु गौड़ खनिजों को प्रदान करने से संबंधित नियम बनाने के बारे में शक्तियां केंद्र सरकार के पास है। ऐसा नहीं है, गौड़ खनिजों जो होते हैं उनकी माइनिंग के लिए भी राइट स्टेट के पास नहीं होते, ठीक है। तो जितने भी मिनरल्स हों, चाहे वो माइनर मिनरल्स हों या मिनरल्स हों, दोनों में से कोई भी हो, और इनके लिए जो राइट होते हैं
वो दोनों की दोनों कौन बनाते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस आपका गलत है। अगर ये दूसरा सेंटेंस गलत है और पहला सही है तो आपको समझ में आ रहा होगा आंसर क्या होगा। यानी इसमें देखिए आप, ये भी सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं होगा। तो पहला और तीसरा सही है, तीसरा तो सही ही है, चाहे ये मानो चाहे ये मानो, और दूसरा सही था तो हो गया। अब देखो तीसरा आपको यहाँ भी है, तीसरा आपको यहाँ भी है, तो इस पे तो सोचना ही नहीं है, यानी तीसरा सेंटेंस 100% सही है, क्योंकि द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर फ्रेम रूल टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग एंड मिनरल्स। तो स्टेट गवर्नमेंट नियम बनाने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, वो नियम बना सकती है केवल, और कुछ नहीं। मतलब उसके लिए किस कौन माइनिंग करेगा कौन नहीं करेगा, ये पावर केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कुछ दिन, लगभग आज से 10-11 साल पहले एक आईएएस ऑफिसर थे नोएडा में, दुर्गा शक्ति नागपाल, नाम सुना होगा आपने। आजकल वो बहुत ऊंचे पद पे हैं और 2008 या 9 की वो आईएएस है। तो उनकी वजह से काफी न्यूज में आया था लैंड सैंड माइनिंग, तो इसका ए आंसर है। और ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में सारी चीजें आती हैं। जैसे आपने देखा होगा कई लोग गांव में जब रेत निकालने जाते हैं तो पुलिस रोकती है। पुलिस इसलिए रोकती है क्योंकि रेत निकालना भी एक तरह से गैर कानूनी है, क्योंकि रेत जो है वो नदी के फेफड़े होते हैं, लंग्स ऑफ द रिवर, क्योंकि रेत के माध्यम से ही पानी नीचे रिस रिस के जाता है। तो नदी में अगर रेत नहीं होगा तो कुछ नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना है, रेत जो है नदी को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है, तो इसलिए पुलिस या प्रशासन रोकता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और रिवर रेत निकालने से और भी कई सारे लॉस होते हैं। जैसे आप जब आप रेत निकालते हो तो बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी यानी जीव जंतु हैं वो भी बाहर निकल के आ जाते हैं। उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेबिट बाय द गवर्नमेंट एंटिटीज। भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी सत्तों के ऋणी होने के द्वारा है। यानी जो भारत में जो ऋण है वो सरकारी सबसे ज्यादा है और प्राइवेट कम है। अब देखो दूसरा सेंटेंस इसमें, भारत का सारा विदेशी ऋण यूएस डॉलर के मूल्य वर्ग में है। तो ये बात तो सही है। देखो आप खुद बताइए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश किसी व्यक्ति को लोन क्यों देगा? मान लीजिए आज अगर कोई भी है, चाहे अमिताभ बच्चन ही क्यों ना हो, चाहे आमिर खान क्यों ना हो, चाहे हम आप क्यों ना हो, कोई भी हो, तो हमें और आपको कोई विदेशी ऋण क्यों देगा? नहीं देगा। ठीक है, देगा तो उस लेवल पे नहीं देगा। तो सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ जो ऋण है सरकारी है वो। ठीक है, तो पहला सेंटेंस सही है, पहला सेंटेंस सही है। और सारा का सारा जो है विदेशी ऋण यूएस डॉलर में है ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यूएस डॉलर में ये नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी 60। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक? अच्छा, कॉमर्शियल बैंक जानते हैं? कॉमर्शियल बैंक कौन कौन से होते हैं? कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक वो होते हैं, जैसे मान लीजिए एक है नाबार्ड, तो नाबार्ड कॉमर्शियल बैंक नहीं है। सहकारी बैंक कॉमर्शियल बैंक नहीं है। कॉमर्शियल बैंक वो होते हैं जो जो सिर्फ लेन देन का काम करते हैं। जैसे आपको पता है कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक, इसको आप कहते हैं सहकारी बैंक। तो सहकारी बैंक में
हर कोई लोन नहीं ले सकता, हर कोई जमा नहीं कर सकता, ठीक है। नाबार्ड में हर कोई जमा नहीं कर सकता, हर कोई लोन नहीं ले सकता। आरबीआई में हर कोई जमा नहीं कर सकता, हर कोई लोन नहीं ले सकता। तो कॉमर्शियल बैंक वो होते हैं जो नॉर्मली बैंक लेन देन का कार्य करते हैं, जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, एक्सिस है, एचडीएफसी है, ये सारे के सारे कॉमर्शियल बैंक हैं। और कॉमर्शियल बैंक दो तरह के होते हैं, सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक, ठीक है। इस एचडीएफसी है, प्राइवेट बैंक है, पीएनबी है, सरकारी बैंक है। तो आप समझ गए कॉमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है, जो पैसे का जमा और पैसे का ऋण देते हैं, ठीक है। ऋण भी देते हैं और पैसे को अपने यहाँ जमा भी करते हैं, और उसके बाद जो जमा पैसा होता है उस पे कुछ ऋण प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं कॉमर्शियल बैंक। अब देखते हैं, अब नजर में आपको रखना है बैंक, जैसे एसबीआई। अब क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन को लेकर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या है। उसने पूछा है कि किस भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, यानी जो परिसंपत्ति होती है, एसेट्स होते हैं, वो क्या शामिल नहीं है, बताएं। एडवांस, अग्रिम राशि है, या फिर डिपॉजिट्स, या फिर इन्वेस्टमेंट, या मनी एट कॉल एट अ शॉर्ट टाइम, बताएं। टी होगा। डी होगा। मांग और अल्प सूचना मुद्रा, मनी एट द कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, तो ये बैंक के पास नहीं होते हैं, बाकी सभी भी बैंक के पास होते हैं, ठीक है। इसमें इन्वेस्टमेंट भी है, डिपॉजिट और डिपॉजिट्स भी है, एडवांसेस भी है, बस मनी एट कॉल नहीं होती। आप समझिए, अब ये 2019 का क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। अगर प्रैक्टिकली आप समझोगे तो बैंक ये भी काम करता है, बैंक ये भी काम करता है, बैंक ये भी काम करता है, लेकिन बैंक ये काम नहीं करता है, मनी एट द कॉल शॉर्ट नोटिस, ये नहीं करता। कभी देखा है काउंटर में लिखा हुआ? ऐसा कुछ नहीं। तो बस यही ध्यान रखना है, जब भी आपको किसी बैंक में कहीं भी जाए तो हमेशा चीजों को ध्यान रखें, और क्वेश्चन वहीं से बन जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 65, in the context of India, which of the following factors is are contributors to reducing the risk of currency crisis, यानी भारत में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में किन कारकों का योगदान होता है। मुद्रा जोखिम जानते हैं क्या होता है? करेंसी, यानी जो सर जैसा वेनेजुला में हुआ, है, जैसा सर वेनेजुला में हुआ था। हाँ, मुद्रा संकट का मतलब ये है कि भारत में मुद्रा का कम हो जाना, ठीक है। भारत में मुद्रा का कम हो जाना, जिसको हम कहते हैं डिफ्लेशन, है ना, डिफ्लेशन। अब देखो, भारत में मुद्रा को बढ़ाना है, अब आप कैसे बढ़ा सकते हो, आप कैसे बढ़ा सकते हो वो समझना है। देखिए, पहला पॉइंट है फॉरेन करेंसी अर्निंग ऑफ इंडिया आईटी सेक्टर, भारत के आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा का अर्जन, विदेशी मुद्रा का अर्जन, यानी तो ये हो सकता है कि नहीं, बताएं। सर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि भारत का जो आईटी सेक्टर है, अगर वो ज्यादा मुद्रा कमाएगा तो मुद्रा की समस्या, सरकारी व्यय बढ़ाना, ये भी हो सकता है। क्यों? सरकारी विदेशत भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का, और जो रेमिटेंस है वो, तो सरकारी, अच्छा, इंक्रीजिंग ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसका मतलब क्या होता है? सरकारी व्यय को बढ़ा देना, इससे पैसा कैसे बढ़ेगा? सर वो लोन देंगे मार्केट में ज्यादा पैसा आएगा, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन जब लोग बढ़ेगा, के हाथ में ज्यादा पैसा तो फिर वो ज्यादा ज्यादा खरीदेंगे। यस।
सरकारी व्यय में बढ़ा देना, लोगों को लोन देंगे, लोगों को पेंशन देंगे, लोगों को बोनस देंगे, है ना, लोगों को फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे तो लोग ज्यादा मजदूरी करने आएंगे, काम करने आएंगे, तो उन्हें पैसा जब मिलेगा, पैसा मिलेगा तो पैसा मार्केट में जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था इनका। और ये इस बार इकोनॉमिक सर्वे में ये चीज बोली है कि भारत सरकार को इन्वेस्टमेंट में कमी नहीं करनी चाहिए, अगर उसके लिए हम कर्जदार हो जाते हैं तब भी चलेगा। ये हमारे जो इकोनॉमी एडवाइजर ने ये बात बोली है। तो मुद्रा संकट का मतलब है भारत के बाजार में मुद्रा का कम हो जाना, तो कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं। तो अच्छा, रेमिटेंस जानते हैं क्या होता है? रेमिटेंस। जी सर, जो बाहर काम करते हैं, जो अपने परिवार को वहां से पैसे भेजते हैं अब्रॉड से। हाँ, अब्रॉड से पैसे भेजते हैं। और सबसे ध्यान रखना है, रेमिटेंस का मतलब है कि अगर कोई आपके रिलेटिव रह रहे हैं सऊदी अरेबिया में, अगर वो आपको पैसा भेजते हैं तो वो रेमिटेंस कहलाता है। अब वो गवर्नमेंट के थ्रू आता है, टैक्स वगैरह सारा कट के आता है, तो उससे भी गवर्नमेंट को फायदा होता है। ठीक है, और ध्यान रखना है, अभी क्वेश्चन बन सकता है आपका, रेमिटेंस पाने वाला विश्व का पहला देश भारत बन गया, इससे पहले चाइना था। और भारत में भी सबसे ज्यादा रेमिटेंस केरला में आता है, भारत में भी सबसे ज्यादा रेमिटेंस केरला में आता है। तो इसका आंसर डी है, तीनों सही है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना तुरंत, पॉइंट्स को बस समझते जाना है कि कैसे होगा। बहुत टाइम लेते हैं वो लोग एक क्वेश्चन बनाने में। Which one of the following suggested that the governor should be an eminent person from outside the state and should be a detached figure without intense political links, or should not have taken part in politics in the recent past? देखो, ऐसा किसने सुझाव दिया था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, और उसे ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जो गहन राजनीति का जुड़ाव ना हो, यानी उसके अंदर जो है वो राजनीति में पार्टिसिपेट ना करता हो, एक ऐसा राज्यपाल बनाया जाना चाहिए। तो ये किसने रिकमेंड किया था बताएं? और वो उस राज्य का भी ना हो। मतलब दो बातें कही थी इन्होंने कि राज्यपाल उसी को बनाया जाना चाहिए जो उस राज्य का ना हो, दूसरी बात कि वो राजनीति से जुड़ा हुआ ना हो, और जिसने कुछ साल पहले राजनीति में भाग ना लिया हो। अभी हमारे यहाँ आपको पता है, अब तो ये चलन हो गया है कि मुख्यमंत्री को सीधे सीधे आनंदीबेन पटेल को राज्यपाल बना के पूरे देश में घुमा रहे हैं, है ना, देख ही रहे हो आप। अभी जो है आनंदीबेन पटेल यूपी की गवर्नर है, एमपी की थी, बहुत सारे ऐसे सीएम हमने देखे हैं, और बहुत है लोग ऐसे जो सीएम रहे हैं, उसके बाद अगर उनका कैरियर खत्म करना है तो राज्यपाल बना दो। ठीक है, तो ये है। तो ये कौन सी कमीशन थी जिसने ये बोला था? तो वो कमीशन है नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन 2000। तो ये कमेटी है, ठीक है, 66 का इसका ये डी आंसर है, ये है। देखो, आपने सबसे ज्यादा है सरकारिया कमीशन, आपने देखा होगा सरकारिया कमीशन केंद्र और राज्य के संबंध में है। केंद्र और राज्य का संबंध कैसा होना चाहिए, इस सरकारिया कमीशन के अंडर में आता है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि ये नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की कार्य संचालन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग 2000 ने ऐसा रिकमेंड किया था कि कोई व्यक्ति राज्यपाल तभी बनाया जाना चाहिए जब वो उसका राज्य का ना हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें
Which of the following is issued by the registered foreign portfolio investors to overseas investors who want to be part of the Indian stock market without register themselves? ये 2018 का क्वेश्चन है। विदेशी पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक का मार्केट का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, है ना? सर सी पी नोट्स, है ना? यानी प्रोमाइजरी नोट्स, या नहीं, पार्टिसिपेटरी नोट या प्रोमाइजरी नोट, पी नोट्स कहते हैं, वादा पत्र। ठीक है, तो ये सी है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई विदेशी, मैंने पहले बताया भी था, और जो पी नोट्स है वो कोई कंपनी इशू करता है। जैसे हम अगर इंडिया में हैं और बाहर रह रहे हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जिस व्यक्ति का रजिस्टर होगा उसको बोलेंगे यार एक काम करो, ये हमारे भी 500 रुपए लगा दो स्टॉक मार्केट में, तो वो व्यक्ति एक पी नोट्स देगा। कौन? जो यहाँ पर पैसा लगाएगा वो पी नोट्स देगा। तो पी नोट्स हमेशा शेयर मार्केट के लिए होता है, शेयर मार्केट के लिए होता है। और पी नोट्स की अथॉरिटी देने की, जैसे हम रजिस्टर हैं यहाँ पे दिल्ली इंडिया में शेयर मार्केट में, तो हमें अथॉरिटी देता है सेबी कि आप किसी को भी पी नोट्स दे सकते हो। पी नोट्स का मतलब है आप बिना रजिस्टर कराए उसका पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है कि अभी जब ये क्वेश्चन बना था तो खतरा बढ़ गया था ये कि जैसी आर्थिक मंदी होती थी वैसे ही पी नोट्स वाला क्या होता था, वो भाग जाता था, वो दोबारा पैसा नहीं डालता था। तो जब तक फायदा मिलता है तब तक वो आपको पैसे देता है, वही लगा दो, जब उसको लॉस होने लगता है तभी वो रोक देता है। तो मतलब ये है कि मुनाफे के तो आप हो, घाटे के आप नहीं हो। तो सरकार ने, खासकर सेबी ने लोगों से बोला था कि पी नोट्स को और टफ बनाया जाए, मतलब पी नोट जो दिए जाएं वो बहुत सोच समझ के दिए जाएं, और कई सारे नियम बनाए थे इसमें पी नोट्स को लेके। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज में था। तो ये था पी नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। Consider the following statement as per law of the compensatory afforestation fund management and planning authority exists at the both national and state level। यानी विधि के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण कोष, प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर होते हैं। ठीक है, एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट managing authority exist both national and international level, national and state level। तो ये बात सही है कि जो फंड है, क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, राज्य सूची में, संबद्ध सूची में आता है। people's participation is mandatory in the compensatory afforestation program carried out under the compensatory afforestation fund एक्ट 2016। तो प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम 2016 के अधीन चलाए गए प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रमों में लोगों की सहभागिता अनिवार्य है। यानी ये कंपल्सरी कर दिया गया है कि जो व्यक्ति वनों का यूज करते हैं उनका वो प्रतिपूरक करेंगे, उनकी वो कंपनसेटरी करेंगे, यानी वो उसका भरपाई करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो सरकार की तरफ दिया गया हो। यानी अब जो वनों का काटना है वो केवल इच्छा पर नहीं है, वो कानूनी हो गया है। अगर आप वनों को काटते हो तो आपको बताना होगा कि क्यों काट रहे हो और आप उसकी भरपाई करनी होगी, या सरकार को करिएगा, आप उतना एरिया खुद डेवलप कीजिएगा। इस तरह से है ये। ठीक है, तो जो फंड मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो दोनों लेवल पे होती है, स्टेट पर भी है और सेंटर पर भी है। देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है।
In India, which of the following review the independent regulators in sectors like telecommunication, insurance, इलेक्ट्रिसिटी ETC? यानी भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रकों में स्वतंत्र नियामकों को पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करता है, बताएं। अब ये क्वेश्चन हमें कैसे समझना है, देखिएगा। उन्होंने पूछा है कि टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। अब आप खुद बताइए, इसके लिए फाइनेंस कमीशन आएगा करने के लिए क्या? फाइनेंस कमीशन तो नहीं आएगा। फाइनेंस कमीशन का काम है भारत सरकार और राज्यों के बीच में टैक्सेस का बंटवारा। तो तीसरा इसमें गलत है ना? तो तीसरा गलत है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। दो तो ऐसे ही आ गए। अब बताइए, इसमें नीति आयोग भी नहीं करेगा। नीति आयोग का इंश्योरेंस का काम करता घूमेगा, पांचवा भी गलत है। तो ऐसे करके आपको निकालना है। उन्हें पूछा है कि दूरसंचार, बीमा, विद्युत जैसे क्षेत्रकों के स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण, क्या नीति आयोग ऐसा काम करता है? नहीं, नीति आयोग तो नहीं करता है, थिंक टैंक है वो तो। और वित्त आयोग भी नहीं करता है। तो दो तो हटा दीजिए, 3 और 5। तो 3 हटे, 5 हट गए, तो आंसर सीधे आपका निकल के आ गया 1 और 2। अब ये ऐसे कर सकते हो आप लोग, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द नीति आयोग, व्हाट इज ड्यूटी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का क्या फंक्शन है और इसकी क्या ड्यूटी है, तब आप कर पाते हो, है ना? तो ये आंसर हो गया इसका ए। नेक्स्ट देखिएगा इसमें, with reference to India 5-year plans, which of the following statement is are correct? यानी पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन है ये 17 का। काफी अच्छा क्वेश्चन है और पहली बार बना है, लगभग 15 सालों में ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता था वैसे ये। तो देखते हैं क्या क्या है और ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। फ्रॉम द सेकेंड 5-year प्लान देयर वाज डिटरमाइंड द thrust toward the sub situations of the basis of capital goods industry from the second 5-year plan, ठीक है। second 5-year plan was determined the thrust basis of the capital and goods, तो that was relay second। देखो फर्स्ट 5-year प्लान किस पे था? एग्रीकल्चर पे, ठीक है। सेकेंड 5-year किस पे था? इंडस्ट्री पे, बट नॉट कैपिटल एंड गुड्स। कैपिटल पे नहीं था, वो केवल इंडस्ट्री पे था, ठीक है। तो पहला सेंटेंस गलत है। बुनियादी पूंजीगत वस्तु उद्योगों, तो बुनियादी पूंजीगत वस्तु उद्योगों को नहीं था, है ना। तो ये ध्यान रखना, पहला सेंटेंस गलत है, तो पहला गलत है, तो ये और ये हो गया आपका एक ए और डी। फिर देखते हैं इसमें बी और सी। अब देखिए, अब इसमें तीसरा सही है या गलत, अब दोनों में से एक पकड़ लीजिए, ठीक है। चलिए हम तीसरा पढ़ लेते हैं एक बार क्या है। इन द 5th 5-year प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम financial sector was including in integral part of the plan। पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न रूप के बताया गया था, ऐसा तो नहीं था। चलिए देख लेते हैं चौथा, दूसरा। फोर्थ 5-year प्लान adopted the objective correcting earlier trend increasing the concentration of the wealth and economic power। फोर्थ 5-year प्लान, तो ये सही है केवल, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि फाइनेंशियल सेक्टर को पहले भी जोड़ा गया है, खासकर सेकेंड ईयर प्लान में। तो 5th 5-year प्लान पहला नहीं था। तो आप समझिए, आपने दूसरा पहला सेंटेंस हटा दिया किस बेस पे? कि इसमें कैपिटल
गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी, इसमें इंडस्ट्री थी, ठीक है। तीसरा आपने हटा दिया कि ये फाइनेंशियल सेक्टर पहली बार चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना में नहीं था, इससे पहले भी था। आपका सीधे आपका पहला गलत हो गया तो आपने ये हटा दिया, फिर आपका तीसरा गलत हो गया तो आपने ये हटा दिया, तो सीधे आपका आंसर आ गया यहाँ पे बी 2। ये एग्जाम में बहुत परेशान करने वाले क्वेश्चन है, बस डरना नहीं है, ठीक है। डर जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। और ये जितने भी फैक्ट दिए हुए हैं आपको पता है ये सारे के सारे लूसेंट में। इतना बड़ा क्वेश्चन उन्होंने लूसेंट से ही बना दिया, और आप लूसेंट को उस समय पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं 71 कहता है विद रेफरेंस द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ध्यान दीजिएगा इस पे, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक। अब जैसे रेलवे का पुल बनाना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है। जैसे यमुना एक्सप्रेस वे बनाया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। ऐसे कामों के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ऐसा बैंक है, तो पूछा कौन सा सही है इसमें, ठीक है। तो इसमें है एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक हैज मोर द 180 मेंबर, ठीक है। देख लेते हैं 71 का, उसके बाद है इसमें इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIB। यार ये कैसे हो सकता है, भारत थोड़ी सबसे बड़ा होगा एशिया में, सबसे पहले इसको हटाओ, है ना। भारत में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में भारत सबसे बड़ा शेयर होल्डर कैसे हो सकता है, बहुत सारे, चाइना से बड़ा थोड़ी ना होगा, है ना। तो पहले तो हमें ऑड यही मिल गया, तो ऑड को सबसे पहले हटाओ इसको, है ना। ऑड को सबसे पहले हटाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका अगर ये गलत है तो आपका आंसर यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है ना। 71 का आंसर, ठीक है। उसके बाद और इसमें AIIB does not have any member from outside Asia, ऐसा भी है, एशिया से बाहर भी है। तो राइट आंसर इसका यही है कि 80 से ज्यादा मेंबर हैं, ठीक है। 80 से ज्यादा मेंबर हैं इसमें। तीसरा सेंटेंस नहीं है क्योंकि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक में आउट ऑफ एशिया भी मेंबर हैं, यूरोप के कई मेंबर हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट तो कहीं भी हो सकता है भाई, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो तीसरा इसमें गलत था, अगर आप तीसरा ही पकड़ लेते, तीसरा सेंटेंस में अगर आपको पकड़ में आ जाता तब भी आसानी से पहुंच जाते, तो तीसरे में तुरंत आ जाते आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये था, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। अब सिर्फ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को देखते रहना है क्या है क्या नहीं है। अब देखिए What was the purpose of intercreditor agreement, यानी अंतर ऋणदाता करार, ठीक है। इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट। तो अभी इसमें देखो क्या समझना है आपको, पूछेगा ये है क्या, क्या उद्देश्य है। तो इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट नाम से ही पकड़ने को कीजिएगा आप लोग, कुछ नहीं पता, है ना। To lessen government of India perennial burden, physical deficit and current account deficit। भारत सरकार के राजकोषीय घाटे और चालू घाटे के
वर्षानुवर्ष पड़ने वाले भार को कम करना है। अंतर ऋणदाता करार, यानी भारत सरकार के राजकोषीय चालू घाटे के बढ़ने वाले भार को कम करना। इसको होल्ड करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा देखते हैं, केंद्रीय और राज्य सरकारों की आधिकारिक परियोजनाओं को सबल प्रदान करना। केंद्रीय और राज्य सरकारों को आधिकारिक संरचना, तो ऐसा नहीं है। देखो इसमें क्या है, भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं, ध्यान दीजिएगा, भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का है। यानी वित्तीय संस्था है, जैसे मान लीजिए कोई बजाज फाइनेंस कंपनी, ठीक है, तो बजाज फाइनेंस कंपनी क्या है, वित्तीय संस्था है। और भारतीय बैंक एसबीआई है। तो एसबीआई कैसे ऋण देगा इसको, तो इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से कोई मतलब नहीं, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। 50 करोड़ या अधिक के ऋणों के आवेदनों के मामले में स्वतंत्र नियामक के रूप में कार्य करना, तो ऐसे पैसे की कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऐसे 50 करोड़ या अधिक की दबाव युक्त परिसंपत्तियों का जो सह संघ उधारी जो है, हाँ, उधारी के अंतर्गत हैं, अधिक तेजी से समाधान करने का लक्ष्य करना, तो ऐसी बात नहीं है। इसमें जो है कोई गवर्नमेंट की बात नहीं हुई है। अब इसमें एक ही क्वेश्चन हमारे पास बचता है, वो है ए, भारत सरकार के राजकोषीय घाटे और चालू घाटे के वर्षानुवर्ष पड़ने वाले भार को कम करना। देखिए इसमें क्या है, अगर भारतीय बैंक वित्तीय संस्थाओं को ऋण देते हैं, ध्यान रखना है, या भारतीय संस्थाएं भारतीय बैंकों को ऋण मतलब पैसा देती हैं, तो कहीं ना कहीं फायदा सरकार को ही होगा। जो फायदा सरकार को होगा तो इसका मतलब है सरकार की इनकम है, सरकार की इनकम है, तो इसका मतलब ये है कि जो राजकोषीय घाटा है या चालू जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हो जाएगा। तो इसमें यही आंसर है। कितना घुमाया है आप समझ सकते हो, है ना, कितना ज्यादा घुमा दिया उन लोगों ने क्वेश्चन में, है ना। तो कोई नहीं, घूमना नहीं है, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो अधिकांश लोग छोड़ देंगे। आप ये तो अपने आप ही हटा देते हैं, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, ठीक है। केंद्रीय और राज्य सरकार परियोजनाओं को संबल बनाना, राज्य सरकारों की यहाँ बात ही नहीं आ रही है। कि जब केंद्र और राज्य सरकार आ जाए, आप समझ लेना वो क्वेश्चन ज्यादातर गलत होगा, क्योंकि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कंपेटिबिलिटी बहुत कम बन पाती है। तो जहां भी भारत सरकार और राज्य सरकार की बात आए, समझ जाना कि ये क्वेश्चन गलत है, ये सेंटेंस गलत है। ज्यादातर ऐसा होता है क्वेश्चंस में, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं टाइम, ठीक है। तो ये था आज के मैक्सिमम क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हमने करने की कोशिश की है। और सर हाँ, सर्वे बजट नहीं करवाया ना? हाँ बजट अभी नहीं करवा पाए हैं। बजट इकोनॉमिक सर्वे हो गया? नहीं, इकोनॉमिक सर्वे भी नहीं हुआ है अभी, दोनों चीजें बाकी हैं अभी। क्योंकि वो जो मतलब जीएस का जो इकोनॉमिक्स क्लास थे उसमें यही बचे थे। नहीं, वो द हिंदू के क्लास में करवाएंगे, और वो क्लास, क्योंकि सर हाँ अगर आप करवा देंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि खुद से पढ़ने पे ना उतना समझ में नहीं आ रहा है, और नेक्स्ट मंथ एग्जाम भी है, तो मुझे अब सिर्फ एमपी पे ही कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। नहीं, वो जल्दी ही करवाएंगे, क्योंकि करवाना तो भाई, जब हम क्रैश कोर्स की बात करते हैं, जब हम 2021 के एग्जाम की बात करते हैं, तो बजट को सर्वे को कैसे छोड़ सकते हैं, ठीक है, वो हमें करवाना है। और हो सकता है कि आज 2 तारीख है, 6 या 7 तारीख में शुरू करें हम उसको, ठीक है। 6 या 7 तारीख। क्योंकि
हिस्ट्री है सर, हिस्ट्री तो है क्लास में चल रहा है, इसीलिए उसका इतना ज़्यादा इशू नहीं हुआ। इकोनॉमिक का थोड़ा ज़्यादा हो रहा था इसी का। अच्छा अच्छा। तो और सब तो एक बार मतलब पढ़ भी लिए हैं, अब सिर्फ एमपी का करना है। तो हिस्ट्री अगर आप करवा भी दे रहे हैं और इकोनॉमी का ये सर्वे और बजट हो जाएगा तो फिर काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, उसको करवाना है। और ये जो वीडियो जा रहे हैं उनको देख रहे होगे जीएस वाले करंट के। जी सर, मेरा हो गया है और कल का खाली कल का क्लास बाकी है, अच्छा। तो द हिंदू का। चलिए। और बाकी जो टेस्ट है, थोड़ा हम इसमें यूपीएससी पेपर के साथ साथ में कुछ और क्वेश्चन अब ऐड करना शुरू करेंगे हम, जो हमारे करंट से रहेंगे और हमारे बेसिक्स रहेंगे। ये क्वेश्चन तो सर एमपी से ले सकते हैं थोड़ा, एमपी से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 6-7 महीने पहले के न्यूज़ जो थे ऐसा, अच्छा अच्छा। जो न्यूज़ हो वहाँ राज्य सरकार से जुड़े, तो ठीक है अगर वो ले लेंगे तो थोड़ा हेल्प हो जाएगा सर, सिर्फ इस मंथ के लिए बस। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं वो लेना है। और इस बार जो जो मार्च की मैगजीन आ रही है उसमें पूरा एमपी का दे रहे हैं हम, तो वो भी आपको काफी सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो वो भी देख लीजिए। और इसमें जो करंट के क्वेश्चन है, मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन हम ले लेंगे, लेकिन क्वेश्चन का लेवल हम यही बनाए रखेंगे, क्योंकि वहां वो आपको खुद से समझना पड़ेगा कि लिखना पड़ेगा। जैसे हमने कोई टॉपिक लिया तो हम उसको क्वेश्चन बड़ा ही बनाएंगे, और उस बड़े एक क्वेश्चन में आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर हम खजुराहो से क्वेश्चन बनाते हैं, या मान लीजिए जो सांची स्तूप से बनाते हैं, या कोई भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वहां से बनाते हैं, तो हम क्वेश्चन बड़ा बनाएंगे, क्योंकि यूपीएससी लेवल का। और फायदा आपको ये होगा कि एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन निकल आएंगे आपके लिए, कई सारे, जो हम डिस्कस करेंगे, तो ये रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा आपके, अगर हम एमपी के 5 क्वेश्चन भी शामिल करते हैं तो 5 का मतलब 15 के बराबर हो जाएंगे, और यूपीएससी वालों को भी नहीं लगेगा कि ये वनडे लेवल का चल रहा है, दोनों का काम हो नहीं जाएगा। सर, 5 से 10 क्वेश्चन ही करिए, ये नहीं पूरा पूरा 5 से 10 क्वेश्चन पर डे शामिल कर देंगे तो रिकवर हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। अगर 10 होता है तो 10 दिन में वो 50 हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो ठीक है, अभी क्लास को रोकते हैं। ठीक है सचिन, अल्ताफ, स्वप्निल। ओके सर।